अब्दुल मन्नान और मुजरिम कौन की पूरी टीम की तरफ से आप पर सलामती हो। नाजरीन, आज हम 132 गाफ वे फैसलाबाद में मौजूद हैं। फैसलाबाद के मज़ाफ़ात में ये एक देहात वाक़े है जहां पर एक मां को कत्ल कर दिया गया है। मुजरिम कौन की टीम जानने की कोशिश करेगी कि इस औरत को क्यों कत्ल किया गया, इसके पीछे क्या हकायक हैं और 6 माह गुजर जाने के बावजूद उन मुल्जिमान को अभी तक क्यों नहीं पकड़ा गया। क्या इसमें पंजाब पुलिस बराह रास्त मुलव्वस है? क्या इसमें रिश्वत ली जा रही है? और वो रिमार्क्स जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी ताज़ा तरीन दिए हैं जिनमें कहा गया है कि 4 दिन में केस का कत्ल के केस का फैसला हुआ करेगा, वो हवा हो जाएगी बात या 6 महीने के बाद अब से 4 दिन में इस केस का फैसला हो जाएगा। सवाल तो यहां पे ये बनता है कि क्या कत्ल के केस में मुल्जिमान को पकड़े बगैर कत्ल का फैसला किया जा सकता है? जब मुल्जिमान ही आपके हाथ नहीं आएंगे तो कत्ल का फैसला कैसे होगा? इस पूरे केस को आपके सामने रखने के लिए आज हम देखेंगे प्रोग्राम मुजरिम कौन। नाजरीन, 132 गाफ वे फैसलाबाद के मज़ाफ़ात में एक गांव है जहां पे हम इस वक्त मौजूद हैं और हमारे इर्द गिर्द कुछ लोग मौजूद हैं। इनकी कहानी क्या है? एक FIR इस वक्त मेरे हाथ में मौजूद है और FIR का नंबर है 615/18। 2018 के 9वें महीने में ये FIR काटी गई थी और जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड का जो माकूला है वो इस FIR के ऊपर पूरा उतरता है, क्योंकि अगर आप इंसाफ जल्दी नहीं दे सकते तो इसका मतलब है कि इंसाफ का कत्ल हो रहा है। 2018 9वें महीने में ये FIR काटी गई और इस FIR का जो मतन है उसके मुताबिक जो एक इनकी ये जो हमारे साथ कुछ अफराद मौजूद हैं जिनमें मुमताज़ साहब हैं और इनके साथ एक और साहब भी मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। ये इसी केस से मुतल्लिका हैं। इनकी जो सिस्टर है उसे कत्ल किया गया था और कत्ल करने के बाद जो कातिलान हैं वो कहाँ गए, कहाँ फ़रार हो गए, ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया, उनका कुछ पता नहीं चला। इस पूरी FIR के पीछे कहानी क्या है और अब तक इनको इंसाफ क्यों नहीं मिल सका, ये हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। और इस पूरी कहानी में हकायक क्या हैं और कहाँ कहाँ पंजाब पुलिस की नेग्लिजेंस है वो भी देखने से ताल्लुक़ रखती है कि हमें देखना चाहिए कि यहाँ पे SHO कौन है जो थाना डिस्कोट में है और क्या वही SHO है या बाद में बदलते रहे हैं। अगर वही SHO है तो अभी तक इतने अरसे में मुल्जिमान को क्यों नहीं पकड़ा जा सका और वो मुल्जिमान क्या यहाँ से हमेशा के लिए चले गए हैं और अब कभी भी वापस नहीं आएंगे? क्या उनका कोई मोबाइल रिकॉर्ड नहीं निकाला गया, मोबाइल रिकॉर्ड से ट्रेस नहीं किए गए? ये तमाम सवालात जो हैं ये इस कहानी का हिस्सा हैं और ये हम जानने की कोशिश करते हैं। शराफत अली की मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज किया गया है और शराफत अली तो इस वक्त नहीं है, लेकिन जो इसमें खातून जो इसमें जाँ बहक हुई हैं उनके हस्बैंड भी मौजूद हैं और हस्बैंड के मामू भी मौजूद हैं। हम इनसे बात कर लेते हैं। 302 और दफ़ा 302 और 34 के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया है। नाम क्या है आपका? आशिक अली। आशिक साहब, क्या करते हैं आप? मजदूरी। और इस गांव में कितने अरसे से रह रहे हैं आप? 10-11 साल। 10-11 साल से। उससे पहले कहाँ रहते थे? फोटा पास में रहते थे। 10 साल से आप यहाँ पे आ चुके हैं, मजदूरी करते हैं। मजदूरी में क्या करते हैं आप? पल्लेदारी करते हैं बच्चे। पल्लेदारी करते हैं। और कहाँ पे करते हैं पल्लेदारी? फैसलाबाद कर रहे। यहाँ से जाते हैं फैसलाबाद? डेली जाते, डेली आते। तो कहाँ पे पल्लेदारी करते हैं? गल्ला मंडी में करते हैं? नहीं भाई, मंडी जहाँ पे ट्रैक्टर को लोड कर गुड्स वगैरह का जो होता है, ठीक है, वहाँ पे आप पल्लेदारी करते हैं। सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं? हाँ जी। क्या रूटीन होती है? कितने बजे निकल जाते हैं सुबह 8 बजे भी जाते, 10 बजे भी जाते, 6 बजे भी जाते, तो आते 10 बजे 11 बजे रात के ये वेले आते गड्डियां पर। अच्छा, ठीक है। तो अब ये है कि ये वाकया जिस दिन हुआ है, हाँ जी, उस दिन आप कहाँ पे थे? मैं घरे हैं जी। अच्छा, घर ही थे। तो बच्चा भी मेरा घरे अनवार। अच्छा। वो भी बीमार है, मैं भी बीमार है। ठीक है। तो उस टाइम घरे सां ते। ठीक है। आपको क्या बीमारी है? मैनू को साह दा रौला बहुत। अच्छा, और उसको क्या है? नवार को? हाँ। ਉਹਦਾ ਭਾਜੀ पता कोई नहीं लगता, रिपोर्टा करके दवाई ली है तो हूँ जाके कुछ हो मतलब तुरन फिरन लगा। अच्छा, अब वो कुछ बेहतर है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि ये जो खातून है ये आपकी रिश्तेदार है? हाँ जी, ये आपकी रिश्तेदार है। अच्छा, रेहाना बीबी। हाँ जी। अच्छा,
हुआ क्या था, वाकया क्या हुआ था? मतलब जिस दिन इसको कत्ल किया गया है उससे पहले क्या वजह बनी थी कि ऐसी नौबत आ गई कि बहुत ही पुराने रहने वाले यहाँ के, वो भी और आप भी, और एक औरत को कत्ल कर दिया गया? वाकये का पस मंजर क्या था? ਬੱਚੇ ਝਗੜੇ ਕੇ ਥੋੜੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। अच्छा। ਉਸ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਆਈ ਆ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ रेहाना बीबी का बेटा था? ਹਾਂਜੀ बाहर गया खेलने वगैरह के लिए? मतलब घरे कहते बस खेलते कूदते होंगे, असा तो खेल रहे थे। और जो दूसरी तरफ था वो मुमताज जिसका जिक्र है इसमें, जिसने कत्ल किया है, हाँ जी, उसका बेटा था? नहीं या जी, बेटी थी? उसकी बेटी ही छोटी जी। अच्छा, क्या उनमें क्या झगड़ा किस बात पे हुआ? 4-5 साल की होएगी। खेलते हुए? खेलते ही होंगे, खेलते कहते झगड़े ऐसी गल कोई पिछली गल कोई नहीं हैगी। अच्छा, उससे पहले आपकी किसी किस्म की कोई गल नहीं, कोई बात नहीं उन्होंने? इससे पहले कभी आपका किसी के साथ कोई झगड़ा हुआ? कोई ना। और उनका? कोई नहीं। उनके भी कभी कोई झगड़ा? कोई नहीं, साढ़े नाल नहीं उन्होंने भी होया। अच्छा, आपके साथ नहीं हुआ, वैसे कोई हुआ हो तो नहीं पता? नहीं पता। ठीक है। अच्छा, अब ये बताएं कि वो बच्चों का झगड़ा हुआ, बच्चे ने आके घर में अपनी माँ को बताया? हाँ जी। और उसके बाद क्या हुआ? ये जो रेहाना बीबी है ये उनके घर में गई बताने के लिए, या उनकी कोई औरत आई इनके घर में बताने के लिए? उन्होंने की औरत आई, उन्हें घरे गई आ, घरे के मतलब हुई गल, तो मुड़ के वो बाहर निकल आई आ। उस तो बाद काई मकाई वो रफल लेके बाहर आ गया। रेहाना बीबी बाहर अपने दरवाजे को खलोती है, बच्चा दे वो। आप उस वक्त कहाँ पे थे? मैं जी उस तो 10-5 करम पीछे आ रहा सा वेलियों माल नूं पट्ठे पा के। ठीक है। उस टाइम उन्हें फायर मारिया। अच्छा, उसने फायर मार दिया? फायर मार दिया। अच्छा, फायर पिछों आवाज आ रही आ, मार दे मार दे। अगों बंदे कही जाते ना मारी ना मारी, उसने रिस्क भी नहीं लिया, मार दिया फायर। हाँ जी। पिस्टल था उसके पास? क्या था? राइफल थी? दुनाल। ठीक है, दुनाली थी। अच्छा, तो फायर उसको लगा और वो गिर गई वहीं पे फिर? हाँ जी। ठीक है। तो गिरने के बाद मतलब कोई वहाँ पे पानी शानी पिलाया उसको, क्या किया उसका, किस तरह से? हाँ जी, मैं लग गया मैंने पुछदी मामू जी मैं बाजूंगी, मैं पुत्र कोई नला खैर करेगा, बाज जाएंगी। ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ पे ਭੱਜ ਗਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜਿਆ। किस चीज पे लेके गए? रक्षे ਤੇ ਖੜਿਆ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਕਾਰ ਇਥੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ठीक है। ਤੇ रक्षे ਤੇ ਲੈ गए ਜਦੋਂ ਤੇ उसे अपने अस्पताल उसने मतलब दम दिया। अच्छा, वहाँ पे जाके फिर वो उसकी डेथ हो गई? हाँ जी। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद फिर क्या हुआ? जो मुल्जिमान थे वो उसी वक्त वहाँ से फरार हो चुके थे या बाद में गए, या कितने दिन तक वो यहाँ पे रहे? वो जो भाजी तो काम किया ना उस टाइम ही फरार हो गए। ठीक है। अच्छा, वो मुल्जिमान तो फरार हो गए, वो और उसका भाई? हाँ जी। उसके जो फैमिली बाकी थी वो भी? वो जनानी सी, वो दोवे इकट्ठे चल गए, मगर जी परजाई है वो मतलब घरे सी, वो फड़ी है इन्होंने। अच्छा, वो पकड़ ली? हाँ जी। अच्छा, और वो फिर कब गए वापस, या यहाँ से निकले हैं कि वो अभी यहीं पे रहते हैं इसमें गांव में? नहीं, वो कोई थाने खड़ी आ, उस तो बाद ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਆਇਆ ਪਿੱਛੋਂ, उसने ਉਹਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ ਤੇ ਲੈ गया। ठीक है। वो मतलब वो भी यहाँ से निकल गए? अच्छा, अब उनके घर खाली पड़े हुए हैं या कोई रहता है वहाँ पे? रहता कोई नहीं, खाली घर है। खाली घर पड़े हुए हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद FIR कितनी देर में दर्ज होती है जब डेथ हो गई उसकी? हाँ जी। आपने एप्लीकेशन दी थाना डचकोट में, हाँ, कितनी देर में फिर बाद में FIR जो है वो दर्ज हो गई आपकी? उसी दिन ही? उसी दिन ही हो गई। उसी दिन हो गई। तो फिर क्या कहा उस वक्त SHO ने आपको, क्या कहा मुल्जिमान को पकड़ने के हवाले से, या जैसे भी? कोई नहीं जानते हैं, कोई सुनता ही नहीं गा। अच्छा, उस वक्त भी कोई नहीं? कोई नहीं। और अब सूरत हाल क्या है, केस की सूरत हाल क्या है? इश्तेहारी किए हुए हैं, क्या किया हुआ केस का? इश्तेहारी कर देता। इश्तेहारी कर दी है? हाँ जी। दोनों इश्तेहारी कर दी है। अच्छा जी, और रेहाना बीबी के यहाँ पे खावंद भी मौजूद है, इनसे भी बात कर लेते हैं। 111 110। जिस वक्त ये वक़ुआ होता है उस वक्त आप कहाँ पे थे? दुबई। आप दुबई में थे? हाँ जी। कितने अरसे में आए? मैं 20 दिन बाद। अच्छा, 20 दिन के बाद आए हैं। आपकी बेगम की डेथ के 20 दिन के बाद आप घर आते हैं? हाँ जी। अच्छा, फिर आके आपने क्या किया? पुलिस में उस वक्त तक FIR हो चुकी थी दर्ज, और जो है वो पुलिस अपनी कोई छापे वगैरह मार रही थी या क्या कर रही थी? नहीं जी, मैं छापा मारता कोई नहीं देखा जी। जो भी गए हैं तफ्तीशिए क्या SHO के बंदे फड़ने आ, SHO गए उन्हें कहा तफ्तीशिए फड़ने आ। अच्छा, ऐ चक्करबाजी आ, जे मतलब पैसे दे के मतलब मिन्नतां तरले करके रेट कराया, जे कोई रिश्तेदार फड़िया वा जां ओहदा भरा फड़िया जां ओहदी बीवी फड़ी आ, मैं थाने मगरों निकलिया वा, उन्होंने पहलों मेरे तो छड्डते आ, मेरे नाल ही थाने निकले ने।
ठीक है। अब जिस तरह से अगर एफआईआर को देखा जाए, एफआईआर के मुताबिक जो 2 बंदे हैं जिनको आपने नामजद किया है, और वो जो हैं वो एक मुमताज़ है और एक फारूक है, वो दोनों भाई हैं। हाँ जी ये वो लोग हैं जिनको आपने इस एफआईआर में नामजद किया हुआ है। जी। अच्छा, और जिन 2 की बात कर रहे हैं आप, या उसकी जो भाभी है जिसको वो छोड़ देते हैं, उसको वो फिर किस बुनियाद पर अपने पास रखते हैं अगर आपने नामजद ही 2 बंदे किए थे तो? वो जी रिश्तेदारां ਨੂੰ ਫੜਨ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਗਏ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਨਾ। तो फिर वो उस दौरान वो कितनी देर तक उन्होंने अपने पास रखा और वो पेश नहीं हुए? ਉਹ ਜੀ ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ अच्छा। ਤੇ ਛੱਡਤਾ। ਪੈਸੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ठीक है। कितने पैसे आपको लगता है कि लिए हैं उनसे, या आपको जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक? मेरे पैसे जी का मैं जुंदा आया, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ जुंदा आया मैं 2.5 ਲੱਖ रुपया लाता। 2.5 लाख रुपए आपका हाँ जी, लगा? 2.5 ਲੱਖ रुपया मेरा लग गया जी। और किस मद में लगा आपका 2.5 लाख रुपए? ਉਹ ਜੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਕਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਸਾਂਭਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਰੇਟ ਕਰਾਇਆ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਰੇਟ ਕਰਾਇਆ। सही। ਤੇ ਰੇਟ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦਾ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਰੇਟ ਕੀਤਾ, ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਰੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। सही। ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਰੇਡ ਕਰੋ, ਉਦੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਿੱਥੇ ਸਨ? ਉਦੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰਦੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਫਿਰ? ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਨਾਰੋਵਾਲ ਬੈਠਾ, ਨੰਬਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੈਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਇਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਸਹੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਵਕੀਲ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹਜੇ ਵਕੀਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਚਲਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚਲਾਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲਾਤਾ, ਤਫਸੀਸ਼ੀ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਕਰਤੇ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਫੜ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਉਹਨੇ ਚਲਾਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨੇ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੰਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਹਾਂਜੀ, ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਐਨ ਮੁਮਕਿਨ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫਸਣਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਵਕੀਲ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਕੀਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵਕੀਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੀ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਰੇਡ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਕੋ? ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਬਸ ਜੀ 2 ਜਾਂ 3 ਰੇਡ ਹੋਏ ਬਸ। 2 ਜਾਂ 3 ਰੇਡ ਹੋਏ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਹੋਏ ਆ, ਮੇਰੇ ਆਇਆ 1 ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਸਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। 6 ਮਹੀਨੇ। 6 ਮਹੀਨੇ, ਸੌਰੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ, 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ 3 ਰੇਡ ਹੋਏ? ਹਾਂ, 3 ਰੇਡ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਅਗਲੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਜਦੋਂ ਗਸ਼ਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਬਸ ਆਹ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੋਰ ਪੈਰਵਾਈ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਟ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਾਡਾ। ਸਹੀ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ। ਅਜਮਤ ਸਿਪਾਹੀ, ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਪੈਸਾ ਐਸਐਚਓ ਕੋ ਜਾਣ ਡਿਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਫਸੀਸ਼ੀਏ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸਾ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਜਾਣ ਡਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਮਸਾ ਨਾ ਜਾਣ ਛੱਡੇ। उसका नाम क्या है जिसको आप पैसे देते हैं या जिसके थ्रू जा रहा है? ਅਜਮਤ। अजमत? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਤਲਾਂ ਦਾ ਸਗਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ अच्छा। ਕਰੀਬੀ ਆ। और वो खुद भी दे रहे हैं पैसा इसी तरह? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੁਗਣਾ ਤਿਗਣਾ ਪੈਸਾ ਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਨੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਮਸੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੈਲੀ ਵੀ ਸਾਂਭ ਲੈਣੀ ਆ ਤੇ ਸੁਲਾਹਕਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਨਿਆਣੇ ਅਗਵਾ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਪਾ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਸੁਲਾਹ ਕਰ ਲਾ। ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੂਰਦਾ, ਮਾੜਾ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇ ਨਾ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਗਾੜੀਓ ਫੇਰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ। अच्छा। अभी भी आप कोई नहीं? अभी आपको धमकियां देते हैं? हाँ जी, पूरी धमकियां देते हैं। अब कैसे फोन पे अब धमकियां देते हैं या किसी के थ्रू? ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਚੋਂ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਰਾਬਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨਾ ਕਾਤਲਾਂ ਨੇ। सही। तो वो किसी के थ्रू आपको पहुंच जाती हैं धमकियां? ਉਹ ਗਾੜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਸਪੋਰਟਰ ਆ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਠਾਨ, अच्छा। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਲੇਬਰ ਕਮਾ ਚਲੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਚਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪੈਲੀ ਆਪ ਆਵਾਂਗੇ, ਫਲਾਣ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਸੁਲਾਹ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਭਾਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ। ਬੰਦੇ ਤੇਰਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਾ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲਾ, कई ड्रामे करते थे मेरे नाम। सही। तो क्या आप समझते हैं कि दियत की मद में आप पैसे लेना चाहेंगे अगर वो देते हैं, या आपने उनको पकड़वा के केस ही लड़ना सारा? हम केस ही लड़ना जी, उन्होंने पकड़ा के। हम पैसा नहीं लेगा, कुछ नहीं लेगा। केस ही लड़ना? केस लड़ेगा।
ठीक है। और अब आप पुलिस की कारकर्दगी को कैसे देखते हैं? आप मुतमईन नहीं हैं उससे? ना, पुलिस में मुतमिन कैसे होएगा, जो तो सुनते ही नहीं तो कैसे होएगा। 2.5 लाख रुपया लगा लेने के बावजूद आप ये बात कह रहे हैं कि पुलिस हमारी बात नहीं सुन रही? नहीं सुन रही, मेरी बात बिल्कुल नहीं सुन रही। अच्छा, इसके अलावा आप सीपीओ फैसलाबाद के पास या आरपीओ के पास आपने कोई चक्कर लगाया हो? कोई हाँ जी, चक्कर एप्लीकेशन लगाया। कोई एप्लीकेशन वगैरह दी है हाँ उनके जी, पास? दिया, फिर भी कुछ नहीं बनया। नहीं, उन्होंने क्या कोई मार्क नहीं की? उन्होंने डीएसपी के पास मार्क की हो, आपकी कोई सुनवाई हुई हो, कोई डीएसपी ने कोई पंचायत बैठाई हो? नहीं, कोई नहीं बैठाई जी। अभी तक कोई नहीं? नहीं। और वो जो एप्लीकेशन जो आप कह रहे हैं कि आपने सीपीओ या आरपीओ को दी है, हाँ जी, उसका उन्होंने क्या कहा कि क्या होगा? उन्होंने कहा जाके तो उसे एसओजी में मैडो रेट करेगा, वो बंदे फड़ेगा, फलान करेगा, टीम करेगा, इतने आएगा मैं कुछ भी नहीं करेगा। सही, वो कुछ ही है, कुछ भी नहीं किया ना, उन्होंने? कुछ भी नहीं किया उन्होंने। तो अब आपका मुतालबा क्या क्या चाहते हैं? मुतालबा है कि मेरे मुलजम फड़े जान जल्दी तो जल्दी। अच्छा। ਤੇ ਫੇਰ ਵਾ ਅਗਰ ਮੁਰਜਮ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਫੜ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਆ। अच्छा। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ। ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਟਾ ਲਏ ਆ। बच्चे ਉਹਨਾਂ ਦੀ कितने वजह आपके? कितने बच्चे हैं आपके? ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਆ ਤੇ 2 ਬੱਚੇ ਦੀ। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ रेहाना बीबी के बेटे भी मौजूद हैं और आप कैमरे में देख रहे हैं जैसा कि इनकी उम्रें कितनी होंगी और ये पढ़ते थे उस वक्त, अब स्कूल में भी नहीं जाते। और इनसे हम बात कर लेते हैं। नाम क्या बेटा? फतेह शेर। फतेह, पढ़ते थे पहले? हाँ जी। कौन सी क्लास में पढ़ते थे? 10वीं। 10वीं में पढ़ते हाँ थे? जी। तो अब स्कूल जा रहे हो या नहीं जा रहे? नहीं, छोड़ दिया? 10वीं का इम्तिहान दिया था या बीच में छोड़ दिया? बीच में छोड़ते हैं। दिया ही नहीं? नहीं। 9वीं का दिया था? हाँ जी। 9वीं का दिया था, पास हो गए थे उसमें से? हाँ जी। 9वीं में पास हो गए थे। और 10वीं का फिर दिया क्यों नहीं? क्या वजह बनी? मतलब क्या इस केस की वजह से जो है वो छोड़ दिया स्कूल? कोई थ्रेट था, कोई धमकियां आती थी? केस की वजह से। केस की वजह से हाँ ही जी। छोड़ दिया? हाँ जी। और अब आप क्या कर रहे हो? अपने अब्बू के साथ ही जा रहे हो या कोई काम शाम कर रहे हो या घर में ही? घर में है। घर में ही है। हाँ जी। तो अब क्या आप लोगों की डिमांड क्या? अब आप मुझे ये बताओ कि पहले तो आपकी वालदा खाना वगैरह बना के देती थी, हाँ जी। सिस्टर्स भी हैं? नहीं। बहनें हैं? हाँ जी। हाँ जी, एक। कितनी हैं? एक। बड़ी हैं या छोटी है? छोटी भी। छोटी है। तो अब खाना पकाना कैसे? दादी का। दादी करती हाँ है जी। सारे का सारा? हाँ जी। और दादी की तो उम्र भी काफ़ी होगी। तो अब आपको मुश्किलात पेश आती हैं वालदा के बगैर? हाँ जी। 6 महीने हो गए हैं आपको आपकी वालदा के बगैर। हाँ जी। तो ख़ास बात क्या याद है अपनी वालदा की? कोई ख़ास बात याद है ऐसी? हाँ जी। क्या याद है? खाना पकाना भी ये करके देती थी, कपड़े इस्त्री करके देती थी, सारा कुछ करके देती थी। 111 और 110। हम जब अपने घर में जाते हैं तो जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है वो बात, जब भी कोई भी बेटा काम से वापस जब घर में जाता है तो उसका सबसे पहला सवाल ये होता है, बेशक आपको आपकी वालदा के साथ कोई काम भी ना हो तो भी आप घर में जाते ही सबसे पहला सवाल ये करते हैं कि अम्मी कहाँ हैं। और आपको बेशक कोई काम भी ना हो घर में, लेकिन आप फिर भी पूछते ज़रूर हैं कि कहाँ हैं, क्योंकि वो उनका घर में होना आपके दिल में ख़ास किस्म का इत्मीनान पैदा करता है। और ये एक आदत बन चुकी होती है बचपन से ही। जब आप बचपन से स्कूल जाते हैं, स्कूल से आप वापस आते हैं तो आपको ये आदत पड़ चुकी होती है कि आप अपनी माँ को देखते हैं। और ये आदत फिर आपकी उस वक्त तक रहती है जब तक आपकी वालदा हयात होती हैं। तो ये बच्चे जिनकी 6 माह से इनके घर में इनकी माँ अब मौजूद नहीं है और स्कूल इनका छूट गया हुआ है, और आला ओहदेदारान और आला हुक्काम इस वक्त क्या कर रहे हैं, ये उनके लिए एक शर्म का मुकाम है कि अगर आपके घर से आपकी माँ ना रहे और आप उसके लिए भी कुछ नहीं करेंगे जिस तरह से इनके लिए आप कुछ नहीं कर रहे। अब एक बच्चा ये बैठा हुआ है, एक बच्चा वो बैठा, वो 10वीं में है। इसको माइक दें ज़रा। आप, नाम क्या है आपका? सुलेमान। सुलेमान, आप पढ़ते थे? हाँ जी। कौन सी क्लास में पढ़ते थे? 8वीं। तो 8वीं का इम्तिहान दिया था या पहले छोड़ दिया? पहले छोड़ दी। पहले छोड़ दिया। तो वैसे पढ़ने को दिल करता है स्कूल जाने को? हाँ जी। तो अब जा क्यों नहीं रहे? इसी केस की वजह से स्कूल नहीं जा रहे? हाँ जी। तो अब अगर आपको जो पुलिस है वो तहफ़्फ़ुज़ दे और यकीन दिलाए कि आपके साथ कुछ नहीं होगा तो फिर दोबारा से स्कूल जाएंगे आप? जी। स्कूल जाएंगे। और स्कूल कहाँ पे था? इसी गांव में था स्कूल या थोड़ा बाहर था? नई जगतपुर।
अच्छा, वहाँ पे आप स्कूल जाते थे डेली? हाँ जी। और अब आपको 6 महीने से आप स्कूल नहीं गए, यानी कि आपका 1 साल तो ज़ाया हो गया। हाँ जी। आपका भी हो गया, आपका भी हो गया, दोनों के 1-1 साल ज़ाया हो गया। अब यहाँ पे 2 चीज़ें देखने वाली हैं। एक चीज़ें तो ये पहली तो जो सबसे बड़ी है वो ये है कि इतनी उम्र में इनकी जो माँ है वो कोई आप कह लें नॉर्मल डेथ जो होती है उसकी वजह से दुनिया से नहीं गई, बल्कि वो इस कत्ल की वजह से गई है। और ये दोनों, एक तो इन दोनों की उम्रें देखें कि आप इनकी उम्रें कितनी हैं, और जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं और इंसाफ देने वाले इदारे हैं वो क्या कर रहे हैं। क्या उनको अपने घर में बैठी माओं का एहसास नहीं है? बेशक ये वक़ूआ जैसा भी हुआ, किसी को भी किसी दूसरे इंसान को कत्ल करने का हक हरगिज़ नहीं है और बिल्कुल नाजायज़ किया गया है। और इस कत्ल का प्रॉपर केस होना चाहिए था, प्रॉपर बंदे पकड़े जाने चाहिए थे, मुल्जिमान को कटहरे में खड़ा किया जाना चाहिए था और अब तक चालान लग गया होना चाहिए था। अब जो मौजूदा सूरत हाल है वो ये है कि हमारा जो अदालती निज़ाम है वो इतना बिगड़ा हुआ है कि कई सालों तक ये केस चलते रहते हैं और मुल्जिमान ही आपके हाथ नहीं आते। लेकिन जहाँ तक रिसेंटली जो रिमार्क्स हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के, 4 दिन में हम कत्ल के केस का फ़ैसला करेंगे। जनाब, आप बंदा पकड़ेंगे तो कत्ल के केस का फ़ैसला करेंगे ना। अगर एक बंदा ही इश्तिहारी कर दिया है और वो बंदा ही 2 साल तक आपके सामने मौजूद नहीं है तो ऐसी सूरत में आप कत्ल का फ़ैसला कैसे कर लेंगे? ये तो सबसे बड़ी बात ये है कि कत्ल का फ़ैसला अदालतें करेंगी उस वक्त जब आपके पास तमाम तर जो गवाहान हैं वो मौजूद होंगे, तमाम जो एविडेंस हैं वो मौजूद होंगे। उन एविडेंसेस के ऊपर एग्जामिनेशन इन चीफ किया जाए और उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाए और वो तमाम हक़ाइक़ जो सामने आने चाहिए वो आपके पास अवेलेबल हों तो आप 4 दिन के अंदर उस केस का फ़ैसला करेंगे। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें ही मौजूद ना हो और आपने इश्तिहारी करके अपनी जान छुड़ा ली हो पुलिस ने, तो ऐसी सूरत में आप किस तरह से केस का फ़ैसला कर सकते हैं? हमारे साथ इसी इलाका के चेयरमैन भी मौजूद हैं और इनसे भी हम बात कर लेते हैं और इनसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये केस की पैरवी में इनका साथ दे रहे हैं और इनको क्या लगता है, क्या इनकी भी पहुंच से पुलिस बाहर है और इनके कहने पे भी कोई सच अब एक रेड करने के लिए भी आपको हर बार पैसे देने पड़ेंगे, यानी कि सरकार का पेट्रोल भी जो है वो मुद्दई भरेगा जिसके अपने घर में एक कत्ल हो चुका है, वो रेड करवाने के लिए सरकार को पेट्रोल के पैसे देगा, सरकार को खर्चा देगा और वहाँ पे जो रहने वाले मुलाजमीन हैं उनको रिश्वतें देगा। नाम क्या है आपका? चौधरी तारक जवेद बैंस, चेयरमैन अच्छा, यूनियन काउंसिल 131। ठीक है तारिक साहब, आप यहाँ से बतौर चेयरमैन इलेक्ट हुए हैं। आप ये बताएं कि 6 महीने से इनका केस लगा हुआ है, वजूहात क्या हैं? इश्तिहारी हो जाते हैं तो इश्तिहारियों को पकड़ना भी तो पुलिस नहीं होता है, क्यों नहीं पकड़ रहे? क्या वजह है? आप मिले हैं अगर पुलिस से तो? मेरे पास ये आए हैं जी। जी जी। इन्होंने बताया सुल्तान ने कि ना तो हमारी को पुलिस सुन रही है, आप हमारे इलाके के मौजूद चेयरमैन हैं, आप भी हमारी नहीं सुन रहे। ठीक है। इन्होंने 4-5 दिन पहले यहाँ इकट्ठ किया पूरे गांव का। इन्होंने कहा अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सजा दें, तो अगर वो मुल्ज़म गलत हैं तो मेरी खुदा वास्ते मदद करें। ठीक है। तो हमने, मेरे समेत सब लोगों ने उनसे वादा किया कि जहाँ हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम आपके साथ चलेंगे। ठीक है। बाकी मेरे भाई आपको पता है कि यहाँ कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। अच्छा। अगर कानून होता तो नज़र आता। सही। अगर 6 महीने से इसका कुछ भी नहीं बना, कोई बंदा नहीं पकड़ा गया, मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो दाएं बाएं मुल्ज़िम इसी इलाके में घूम रहे हैं। ठीक है। तो वो पकड़ना पुलिस का काम है। सही। हाँ जी, ये बेचारे अच्छा, जाते हैं, कोई नहीं विजिट बताते। हुआ थाने में इनके केस के हवाले? हाँ जी, मैं गया हूँ 2 दफ़ा इनके साथ। अच्छा, फिर? उन्होंने कहा ठीक है जी कुछ करते हैं जी, लेकिन प्रोग्रेस नील है जी। प्रोग्रेस नील है? हाँ जी, कोई रेट भी नहीं किया। एक अफसर दूसरे के पास भेजता, दूसरा तीसरे के पास भेज देता, शाम को आते हैं तो फिर उसी तरह घूम के बेचारा अपने खजल ख़राब होकर अपने घर में आया था। तो इनसे अब पर रेड जो है वो पैसे भी ले रहे हैं, तो वो अगर ये पैसे नहीं देंगे तो फिर वो जाहिर बात है रेड भी नहीं करेंगे। तो देखो उनको गवर्नमेंट ने सारे बंदे पकड़ने के लिए छापे मारने तो पड़ते हैं ना। हाँ जी। अब 1 मारना पड़े, 2 मारने पड़े, 3 मारने पड़े, जितने भी मारने पड़े छापे, वो तो पुलिस को मारने हैं। और उसके बाद एक और बात भी है कि अगर मुल्जिमान ऐसे तफ्तीशी को या जो पुलिस के एहलकार हैं उनमें पैसे बांट रहे हैं तो फिर वो किस तरह से उनको पकड़ने के लिए जाएंगे? फिर क्या होगा? बिल्कुल सामने साफ नजर आ रहा है जी। अगर देखो जी मेरिट होता तो ये गरीब आदमी है, दिन दिहाड़े कत्ल हुआ। हाँ जी, जिस बंदे की आज के दौर में मतलब बीवी कत्ल हो जाए, छोटे छोटे बच्चे रह जाएं, उसका दुनिया में रह क्या जाता है? सही। इससे अगर इस मौके पे भी हमारे इदारे एक गरीब आदमी को इंसाफ देने में कासर है तो मैं समझता हूँ कि यहाँ
जो तगड़ा है उसका मुल्क है, गरीब का तो फिर मुल्क ही ख़त्म हो गया। आप ये बताएं कि किस पार्टी के झंडे तले आप चेयरमैन हुए हैं? देखो हम नून लीग के झंडे पे तले चेयरमैन हुए थे, बाकी इलेक्शन में वोट हमने इमरान खान को दिए थे। सही। माशाल्लाह उनके दावे थे कि यहाँ इंसाफ होगा, कानून का बोलबाला होगा, तो मैंने कहा भी चलो हम आजमाते हैं इनको। सही। हाँ जी, बड़ी उम्मीद से वोट दिए हैं और उम्मीद भी करते हैं कि ये गवर्नमेंट, ये हम इसकी बात जो है आपके जरिए अहकाम बाला तक जाएगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि गवर्नमेंट बात सुनेगी, इसका अजाला करेगी। कोई ना कोई तो अफसर या कोई ना कोई हुकूमती नुमाइंदा तो होगा ना जो इस गरीब की आवाज़ को सुनेगा और इसको इंसाफ देगा। मैं इस पे सिटी 41 की टीम का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप इस गरीब के दरवाजे पे आए हैं इसकी दादरसी सुनने के लिए, और अहकाम बाला से CPO फैसलाबाद, RPO फैसलाबाद, जो SP हमारे इकबाल टाउन है, उनसे भी मेरी दरख्वास्त है कि इस गरीब की मदद की जाए और इसके मुलज़िम पकड़े जाएं। देखो जैसे उन्होंने बताया कि मुलज़मान धमकियां दे रहे हैं, उनके डर से मैंने बच्चे भी स्कूल से हटा लिए पढ़ाने से। इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है इसके साथ, इस देहात के साथ क्या हो सकता है, इस इलाके के साथ जुल्म क्या हो सकता है कि कातिल दिन दनाते फिरता फिरे और गरीब आदमी उसके बच्चे स्कूल भी ना जाने दे कोई और उस पर दबाव डाला जाए। हाँ, और हमारे इदारे इस पर तवज्जो तक ना दें। मेरी आपकी वसातत से वज़ीर आला पंजाब, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान और पुलिस अफसरान से दरख्वास्त है कि इसको इंसाफ दिया जाए। सही। ताकि मुलज़मान इंसाफ के कटहरे में आएँ और उनको करारे वाक़या सजा दी जाए और दूसरा बंदा आइंदा ऐसा काम करने की जरूरत पैदा ना करे। सही। ठीक। नाजरीन, आपके सामने ये तमाम तर केस रखा है और हम इस गांव में सिर्फ इस मकसद के लिए आए थे कि यहाँ पे आके हमें सही हक़ाइक़ का पता चल सके और ये जो लोग हैं जो इस वक्त आपके सामने मज़लूमियत की दास्तान बने हुए बैठे हैं, 6 महीने से अगर इनका केस था लगा, FIR कट गई और उसके बाद इश्तिहारी करार दे दिया गया, तो इन इश्तिहारियों को किसने पकड़ना है? पुलिस ने पकड़ना है। ये समझते हैं कि इसी इलाका में आज भी वो तमाम मुलजिमान घूमते फिरते हैं और उनको पकड़ना चाहिए था पुलिस को, जो कि पुलिस नहीं पकड़ रही। अब 2 यहाँ पे जो पॉइंट हैं वो इंतहाई नोट करने वाले हैं। वो ये है कि पहली बात तो ये है कि इनका मानना ये है कि पुलिस मुलजिमान से पैसे ले रही है रिश्वत की मद में और यही वजह है कि वो उनको पकड़ना ही नहीं चाहते। दूसरा यहाँ पे पॉइंट ये है कि पुलिस इनसे भी पैसे ले रही है हर रेड के और ये बता रहे हैं कि 2.5 लाख रुपया ये लगा चुके हैं अब तक। अब आप देख लीजिए कि पुलिस दोनों तरफ से पैसे भी ले रही है लेकिन काम वहीं का वहीं है। अगर ये मुलजिमान नहीं पकड़े जाते तो ऐसी सूरत में पुलिस तो अपना जो धंधा है वो इसी तरह से साल चलाती रहेगी और उनका तो रिस्क बड़ा अच्छा चल रहा है, वो बेशक हराम ही है, लेकिन इन लोगों का क्या बनेगा? यहाँ पे CPO साहब की तवज्जो की बहुत ज़रूरत है कि अगर एक ही थाने में 6 माह से एक ही SHO है या बदल भी रहे हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उन इश्तिहारियों को जैसे भी करके पकड़ें और उनको चालान जमा करवाएं उनका और उनको अदालतों में भेजें ताकि उनके ऊपर केस चले और पता चले। यहाँ पे लोग रहने वाले जो हैं वो 6 महीने वो जो मुलजिमान भाग चुके हैं उनके पीछे कहते हैं कि आपका कुछ नहीं बनना, आपको अल्टीमेटली उनके साथ सुलह करनी पड़नी है। आप उनसे पैसे ले लें, आप ज़मीन ले लें, उनको लालच भी दे रहे हैं, उनको मारने की धमकियाँ भी दे रहे हैं। उनके बच्चे जो हैं स्कूलों से हट गए हैं और तालीम उनकी बीच में रह गई है जो बहुत बड़ा नुकसान भी है। माँ उनकी अब घर में नहीं रही, तालीम उनके पास नहीं रही और एक उजड़ा हुआ घर लेकर वो यहाँ पे अब बैठे हुए हैं। तो ऐसी सूरत में CPO साहब, RPO साहब आपकी तवज्जो चाहिए और ख़ास तौर पे आप ये देखें कि थाना डिचकोट में ये जो केस इस वक्त मेरे हाथ में है 615/18 मुकदमा नंबर है, इसमें आप ज़रा तवज्जो दिलाइए अपने हुकाम की, अपने अफसरान की जो आपके मातहत हैं। DSP साहब को कहिए कि इनको पकड़ने के लिए कोई असबाब पैदा किए जाएं और इनके मुलजिमान को अदालत में जो है वो भेजा जाए ताकि इनके ऊपर प्रॉपर एक केस चलाया जा सके ताकि इंसाफ का बोलबाला हो। यही हमारी आखिरी उम्मीद है कि आप इन पर तवज्जो देंगे तो इनको इंसाफ मिलेगा और इंसाफ मिलेगा तो ये पाकिस्तान के लोग मेरिट पर जब इंसाफ मिलने पर आगे बढ़ेंगे तो ये पाकिस्तान